फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जानकारी दे दें कि जयपुर में ऑलरेडी 100+ बच्चों का हमारा एक बैच चल रहा है और वो 100+ जो बैच है उस बैच को अंतिम 2 क्लासें बाकी हैं। अंतिम 2 क्लासों के बाद हमारे पास दीपावली के बाद वहाँ पर फिर से एक नया बैच है जो लगभग 100 बच्चे उसके अंदर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उसको हम लोग दीपावली के बाद शुरू करेंगे। हम लोग पिछले 8-10 महीनों से जयपुर के अंदर बैच रन कर रहे थे। पहला बैच हमारा पूरा होने वाला है। मीनवाइल यहाँ पश्चिमी राजस्थान के बच्चों की डिमांड आई कि यहाँ भी कक्षाएं शुरू की जाएं, तो हमने कक्षाएं शुरू कर दी। पहला पेपर और दूसरा पेपर आप सभी ने जाना होगा। अभी तेजी ओके। दोनों पेपर में एक बेसिक डिफरेंस है और उस बेसिक डिफरेंस को हम 60 नंबर के आधार पर जानते हैं। पहला पेपर कितने नंबर का है? 200 नंबर का। कितने नंबर का है? और दूसरा कितने का है? बेसिक डिफरेंस ये है। दूसरी यदि हम लोग बात करें तो ज़्यादा लंबी सेमिनार नहीं चलाऊंगा, मैं केवल कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछूंगा। यदि उन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं तो आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि उन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं आते हो तो आपको जान लेना है कि आपका स्तर कैसा है। कोचिंग करना ना करना आपका क्षेत्राधिकार है, लेकिन भविष्य के निर्माण के लिए आप लोगों को ये तय करना होगा कि हमारा स्तर क्या है। जैसे अभी हमारे कुछ बैच के विद्यार्थी बैठे हुए हैं, वो बता देंगे। पहली यूनिट से एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न आता है और उस सामान्य से प्रश्न को हम लोग कह देते हैं कि शेल्डन नाम का व्यक्ति था, उसने शरीर के प्रकार बताए जिन्हें सोमेटोटाइप्स कहा। जो लोग पढ़ चुके हैं उनको तो उत्तर पता होगा, 2-3 दिन पहले हमने क्लास ली थी। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको हम ये प्रश्न पूछेंगे कि साहब इसका वर्णन उसने किस पुस्तक में किया। आता हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो अपने लेवल को भी जांच लें। नंबर 2, किन्सोलॉजी को हम लोग पढ़ेंगे और किन्सोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे लीवर को। जिन लोगों को आता हो कि नेल कटर और स्टेपलर ये कौन कौन से लीवर में आते हैं, आते हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। हम लोग ओलंपिक्स को पढ़ेंगे और ओलंपिक्स में यूनिट 2 में यदि आपको ये पता हो कि किस ओलंपिक्स को ऑस्ट्रो-सिटी गेम्स कहा गया था, आता हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोचिंग करने की आवश्यकता है। हम लोग ओलंपिक्स में भारत को पढ़ेंगे। यदि आपको ये पता हो कि भारत के 1960 रोम ओलंपिक्स के अंदर भाग लेने वाले धावक जो कौन से स्थान पर रहे? चौथे। इनसे पहले एथलेटिक्स में किसको अर्जुन पुरस्कार दिया गया? आता हो तो कोचिंग मत करना, नहीं आता हो तो कोचिंग करने की आवश्यकता है। हम लोग यूनिट 3 के अंदर पढ़ेंगे और यूनिट 3 के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति जिसको भारत की शारीरिक शिक्षा में एक विशेष नाम से जाना जाता था, जिनकी सबसे पहले एक पुस्तक आई थी, इसी पुस्तक को पढ़कर हमने पढ़ाना शुरू किया था। ये देश के किस राज्य के किस कस्बे को, नेट में आया हुआ प्रश्न है, यदि आपको पता हो कि इस राज्य और राज्य के साथ किस कस्बे को पूछा गया था, कस्बा कौन सा है जिसमें ये रहते थे। यदि आपको आता हो तो कोचिंग मत करना और नहीं आता हो तो आपको कोचिंग करने की आवश्यकता है। हम लोग यूनिट 3 को पढ़ेंगे और यूनिट 3 में जब हम विश्व की शारीरिक शिक्षा के इतिहास को पढ़ेंगे तो वहीं पर हम लोग यूनान को पढ़ेंगे और हम लोग ये पढ़ेंगे कि साहब कौन से ओलंपिक्स में आर्मर रेस शामिल की गई थी और ये आर्मर रेस क्या होती है। यदि आता हो तो कोचिंग मत करना और नहीं आता हो तो आपको कोचिंग करने की आवश्यकता है। यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे परसेप्शन किसे कहते हैं। यदि आता हो तो कोचिंग करना और नहीं आता हो तो भी कोचिंग करना, क्योंकि खेल मनोविज्ञान और मनोविज्ञान सबसे टफ टॉपिक होता है। हम लोग यूनिट 5 की तरफ बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा टूर्नामेंट है जिसमें एक टीम को हारने के बाद भी 3 मैच खेलने के अवसर दिए जाते हैं। कौन से टूर्नामेंट में? नॉकआउट। आता हो तो कोचिंग मत करना और नहीं आता हो तो कोचिंग करने की आवश्यकता है। हम लोग यूनिट 6 को पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे गामक सिखलाई। मोटर लर्निंग की 3 स्टेज होती है।
गामक सिखलाई की बात कर रहे हैं, वहाँ पर किस चरण को एक्विजिशन की फेज़ कहते हैं? यदि आता हो तो कोचिंग मत करना, और नहीं आता हो तो कोचिंग करना। हम लोग यूनिट 7 को पढ़ेंगे, और यूनिट 7 के अंदर हम लोग पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं। विद्यार्थी के लिए बहुत टफ होती है। अब उसमें तो सारे प्रश्न आपको आते ही होंगे, हाँ या ना? तो मैं तो इतना सा पूछूंगा कि हृदय के बारे में जिन लोगों को ये पता हो कि साहब हृदय के ड्रेनेज चैम्बर किसे कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर किसे कहते हैं, यदि आता हो तो कोचिंग मत करना, और नहीं आता हो तो कोचिंग करना। हम लोग यूनिट 8 में पढ़ेंगे, और हम लोग ये पढ़ेंगे कि सब गर्भवती महिलाओं के लिए किया जाने वाला आसन कौन सा होता है। यदि आता हो तो कोचिंग मत करना, और नहीं आता हो तो कोचिंग करना। मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको ये बताना है कि एक सेव 200 रुपये किलो आता है, एक सेव 150 रुपये किलो आता है, एक सेव 70 रुपये किलो आता है। तुम्हारी इच्छा है कौन सा सेव खाना चाहोगे। एक 40 रुपये किलो का भी आता है, एक कैसा आता है 40 रुपये किलो का भी आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जीवन की वो लड़ाई है जिसमें आप जीवन की दूसरी शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग और मेरे साथ जो एक्सपर्ट टीम जुड़ी हुई है, बड़े बड़े संस्थानों में हम लोग पढ़ा चुके हैं। हमारे जीवन के खुद के स्वयं के सिद्धांत होते हैं, इसलिए हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब छोटी कोचिंगों से जुड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हर व्यक्ति के 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, एक दिल होता है, सबकी अपनी वैल्यू होती है। हर व्यक्ति वैल्यू के हिसाब से अपने जीवन का निर्णय करता है। हमारी खुद की और हमारी टीम की एक वैल्यू है। दैट्स वाई हम लोगों ने ये निर्णय किया कि हम अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करें। और हम लोग, मेरे से भी बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग इस टीम के अंदर बैठे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आपको ये सारे प्रश्न आते होंगे, हाँ या ना। इसे कोचिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोचिंग कहते हैं, जो आपको सामान्य से श्रेष्ठ और श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बनाएगी और आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगी। आज तक हमने केवल व्यवहारिक ज्ञान से पहले किताबी ज्ञान लिया। अब तक हमने क्या पढ़ा? किताब पढ़ी। अब हम लोग उस किताब को अपने व्यवहार में उतारेंगे कि किस प्रकार से किताब पे लिखी हुई पंक्तियां दिमाग से दिल में छापी जाती है। यही कोचिंग कहलाती है। कोचिंग ऐसा क्या है कि कोचिंग को पढ़ाई के क्षेत्र में लाया गया। कोचिंग का तो मूल नाम यदि मैं बात करूं, 3 चीज़ है। एक है टीचिंग, एक है ट्रेनिंग, और एक है कोचिंग। और जब इनकी बात करते हैं तो तीनों का एक विशिष्ट नाम होता है शिक्षण, प्रशिक्षण, अधिशिक्षण। और शिक्षण एक द्विपक्षीय संवाद है जिसमें 2 पक्ष होते हैं, एक सामने खड़ा है और एक सामने बैठा है। प्रशिक्षण किसी भी खिलाड़ी के ऊपर कुछ नियम लागू करने के तरीके हैं। एथलेटिक्स के अलग, फुटबॉल के अलग, हॉकी के अलग। अधिशिक्षण शिक्षण दिया जा रहा है ग्राउंड के ऊपर, लेकिन आधिपत्य है किसका? कोच का। और जैसा कोच कह रहा है वैसा खिलाड़ी, श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ। यूसेन बोल्ट तो फुटबॉल का खिलाड़ी था, और फुटबॉल में एक सामान्य सा खिलाड़ी था। एक दिन एक कोच जा रहा था, उसने देखा कि एक लड़का बार बार बॉल के पीछे भागता है और हर बार बॉल को खिलाड़ी से पहले पकड़ लेता है। उसने वहीं आइडेंटिफाई किया कि इस व्यक्ति के अंदर एक स्लो ट्विच फाइबर और फास्ट ट्विच फाइबर के नाम में से फास्ट ट्विच फाइबर है, और ये लड़का गलत गेम खेल रहा है, इसको तो एथलेटिक्स में होना चाहिए। और आज यूसेन बोल्ट क्या है? वर्ल्ड चैंपियन। कोचिंग यही काम करती है। कोचिंग 2011 के अंदर जब हमने पहली बार कोचिंग पढ़ाना शुरू किया था, 2008 में पहला एग्ज़ाम आया था जिसमें रिटन एग्ज़ाम हुआ था, बैकलॉग की वैकेंसीज थी। 2011 से पहले लोग थे ही नहीं पढ़ाने वाले। जयपुर में प्रमोद जी थे, अलवर में मैं था। 2013 में जब हम लोग आए तो यहाँ पर 3 लोग हो गए, सामान्य से एक और अलग हो गया। 2018 में हमने पूरे राजस्थान में क्लीन स्वीप कर दिया, और 2022 की भर्ती में तो एक छत्र राज्य रहा। न जोधपुर में हमने खुलने दी, न जयपुर में। मीनवाइल सेम सिचुएशन जयपुर के अंदर है। जयपुर में केवल अभी एक ही कोचिंग पीटीआई के क्षेत्र में है जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी। और ये सब तब संभव होता है जब मेहनत की जाती है, बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ दिया जाता है, कोई हसल बसल की क्रिया नहीं होती है, आराम से।
एक बेस कंक्रीट तैयार की जाती है। तो मैंने आपको इस बेस के लिए कुछ चीज़ें बताई। इसका उद्देश्य आपको डराना नहीं है, ये तो बहुत माइनर सी चीज़ें हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जब हमने 14 जनवरी को 2025 में हमारा जयपुर का बैच शुरू किया था, वो जीरो था, जीरो से भी माइनस के लेवल पे था। और अभी यदि आपका कोई मित्र जयपुर में हो और आप उनसे जाकर पूछिएगा कि उनमें कितना परिवर्तन आया है, 500% परिवर्तन उनके अंदर आ गया। कोई भी प्रश्न पूछा जाए सीधा उसका एक जवाब, उत्तर तुरंत आता है। हम लोगों को बस यहाँ पर एक बैच रन कर रहा है। इससे पहले हम लोग एक आइसोलेटेड जगह पर थे जहाँ पर विद्यार्थियों को पहुँचने में दिक्कत आती थी। अदरवाइज हमारा ये बैच जिसमें अभी 50 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं, ये भी पूरा फिलअप हो चुका होता। तो कोचिंग के माध्यम से हम आपको दो चीज़ कराएंगे। 70% विद्यार्थी फेल होंगे फर्स्ट पेपर में। फिर भी फर्स्ट पेपर में जयपुर में जब मैं नहीं जाता हूं तो 50% विद्यार्थी नहीं आते हैं, और हम जब जाते हैं उस दिन क्लास पैक बिल्कुल पैक हो जाती है। लेकिन खाली एक पेपर आपको पास नहीं कराएगा, दोनों पेपर आपको मिलकर क्या कराएंगे, पास कराएंगे। बस इतना सा एक बेसिक अंतर है कि हम लोग फर्स्ट पेपर से कितने नंबर ज़्यादा लेकर चल रहे हैं, 60 नंबर ज़्यादा लेकर चल रहे हैं। हम जयपुर के बैच में हमारे बताते आए थे, हमने 2022 की भर्ती परीक्षा पढ़ाई, और उस 2022 की भर्ती परीक्षा में हमारे पास एक लड़की, उसका नाम तो मैं भूल गया, व्हाट्सएप के माध्यम से उस संपर्क में थी। उसने 260 आउट ऑफ कितने नंबर अचीव किए, 247। लेकिन उसका दुर्भाग्य देखिए, उसके फर्स्ट पेपर में कितने नंबर थे। क्या वो नौकरी लग पाई? वॉल्यूम में क्या करो, माइक चेंज करवाना, वो लगा जयपुर वाला। क्या वो लड़की नौकरी लग पाई? नहीं लग पाई, क्योंकि उसके कितने मार्क्स कम रह गए फर्स्ट पेपर में, 0.7। एक में से कितना, 0.7। एक नंबर में कितने नंबर हैं, 100, और 100 में से मात्र कितने, 0.7। 200 प्लस तो हमारे पास हजारों केस हैं जहां हजारों विद्यार्थी हमारे पास 200 प्लस में पढ़ते हैं। प्लस, आप ये ध्यान रखना, 200 प्लस तो हमारे पास हजारों विद्यार्थी होते हैं जो 200 प्लस पर चलते हैं। 220 प्लस सैकड़ों, और 240 प्लस भी हमारे पास लगभग 500 से ज़्यादा विद्यार्थियों की लिस्ट है। कितनी, 260 में से कितने नंबर, 240 प्लस। फर्स्ट पेपर जिसमें हम लोग कोताही बरतते हैं, और ये कोताही हमें भविष्य में गंभीर रूप से भारी पड़ती है। तो इस सेमिनार को मैं बहुत संक्षिप्त रखूंगा, क्योंकि आप लोग 1.5 से 2 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हर व्यक्ति को पता है, हालांकि मैं भी यूट्यूब के ऊपर लाइव क्लासेज नहीं चला पा रहा, लेकिन हर व्यक्ति को पता है कि हम जहाँ पर खड़े हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन खड़ा है। अब यहाँ पे मैं आपको ये पढ़ाऊँ कि साहब 1896 का ओलंपिक एथेंस में हुआ, सन 1900 का पेरिस में, 1904 का सेंट लुई में, 1908 का लंदन में हुआ, और यहाँ पे पढ़ा के ये बताओ कि सब मैं क्या हूँ तो शायद उस स्तर पे अपन लोग नहीं है। मैंने आपको 10 प्रश्न इस सेकंड पेपर के बताए। यदि 10 प्रश्न में से आपको 7 प्रश्न आते हैं तो आप आने वाली भर्ती परीक्षा में टॉप 100 में आएंगे। कौन से लेवल में, टॉप 100 में। यदि 5 प्रश्न आते हैं तो आप टॉप 500 में आएंगे। यदि 3 प्रश्न जो मैंने अभी 10-12 प्रश्न पूछे इनमें से आपको आते हैं तो आपकी नौकरी सुनिश्चित है। और यदि आपको एक भी प्रश्न नहीं आता तो आपको अपने स्तर का आकलन कर लेना चाहिए, और आपको ये भी आकलन कर लेना चाहिए कि हम किस लेवल पर जाकर आने वाले 5 से 6 महीने तक बहुत तगड़ी मेहनत के साथ पढ़ाएंगे, और किस लेवल पर जाकर एक एक चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड का एक पेपर आया था, 4-5 महीने पहले हुआ था, और हम लोग पढ़ाते हैं, जब YMCA को हम लोग पढ़ते हैं और एक प्रश्न आता है मस्कुलर क्रिश्चियनिटी, लोगों कहते थे कि साहब इसका क्या लेना देना साहब सेकंड पेपर से। हमने उनको बताया कि ये वो चीज़ें हैं जो सामान्य से अलग करती है, और फर्स्ट पेपर के अंदर ये पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड के पेपर के अंदर ये पूछा गया कि निम्न में से किस संस्था के साथ मस्कुलर क्रिश्चियनिटी शब्द जुड़ा हुआ था। अभी जो 2-3 महीने फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है 2-3 महीने पहले,
उसके 130 में से 84 प्रश्न जो हम लोग जयपुर में अभी बैच संपादित कर रहे हैं उनके रजिस्टर में रखे हुए थे। 42 प्रश्न सीधे सीधे, 42 प्रश्न कैसे थे? सीधे सीधे। बाकी प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर। अब इसीलिए हम लोग जब प्रश्न पत्र को पढ़ते हैं तो हम लोग हमारे यहां पर दो चीजें पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको पता होगा आपका पेपर सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव? हम लोग बीपीएड करके आए हैं, शिक्षक बन चुके हैं। बस आप कौन सी प्रक्रिया में हो? सरकारी शिक्षक बनने की प्रक्रिया में हो। आप ऑलरेडी क्या बन चुके हो? शिक्षक, शारीरिक शिक्षक। जिसने बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन या डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन कर लिया वो सब शारीरिक शिक्षक बन गए। अब आप केवल अपने नाम के साथ एक पदनाम लगाओगे सरकारी, जिसके लिए आप यहाँ बेंचों पर बैठे हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि सब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इनका मतलब क्या है। ओके, जब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव तो दो शब्द और आते हैं, कलेक्टिव और सेलेक्टिव। यदि हमको इसी प्रकार एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से विषय परक तथ्य किसे कहा जाता है? ए, बे, से, द। निम्न में से समग्र शिक्षण किसे कहा जाता है? ए, बे, से, द। निम्न में से चुनिंदा विषय आधारित शिक्षण किसे कहा जाता है? ए, बे, से, द। इन पे आप कहो तो मैं 40 और आप कहो तो 400 प्रश्न बना सकता हूँ। ये 4 ऑप्शन है, यदि 4 ऑप्शन रख दो तो आपको उसका प्रश्न फ्रेम करना है। जब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव तो देखो सबके अंदर पीछे आपने एक चीज देखी, एक शब्द आ रहा है, कौन सा? एक्टिव। यानी कि ये सारी चीज क्रियाशील है, ये आपके काम आने वाली चीज है। अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर है? सब्जेक्टिव ये आपके मन पे आधारित होता है। आज तक आप जो भी एग्जाम देते आए थे उसमें आपको लिखना पड़ता था। शारीरिक शिक्षा के इतिहास को परिभाषित करो, आपने उठा साहब 200 शब्दों में लिखना शुरू कर दिया, जिसके जैसे मन में था वो क्या है? सब्जेक्टिव। और जब टारगेट डिसाइड कर दिया, अब आपके मन की नहीं चलेगी। अब 4 में से 1 टारगेट है, वो फिक्स है, उसमें से 1 सही है और 3 गलत हैं। टारगेट है आपके सामने 130 प्रश्नों का, और फिर उसी प्रश्न में से सारे के सारे लोग 130 के 130 प्रश्न सही कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। टारगेट देकर आपका मन लिया, जहां आपने कुछ भी लिख दिया वहां कुछ भी नहीं लिख सकते। आपको फिक्स करना है कि साहब किस ओलंपिक के अंदर क्यूबर्टीन को अंतिम रूप से विदाई दी गई। फिक्स है, ABCD, 1 सही है और बाकी गलत है। अब आप करोगे तो अपने मन की, लेकिन टारगेट है कि साहब 1924 क्यूबर्टीन का अंतिम ओलंपिक था। तो आपको उस टारगेट को टच करना है। कलेक्टिव और सेलेक्टिव क्या है? कलेक्टिव हम लोग यहाँ आपको बहुत सारा लिखाएंगे, बहुत सारा क्या है? कलेक्टिव। लेकिन हम आपको यहाँ पर लाइनर मेथड से लिखाएंगे, एक एक लाइन में एक एक प्रश्न होगा, क्या कहलाएगा? सेलेक्टिव। इसी प्रकार के लगभग 6 से 7 हजार शब्द आपके रजिस्टर में लिखाए जाएंगे और शब्द ही प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं कि निम्न में से किसे गतिकी विज्ञान कहते हैं, निम्न में से किसे शरीर संरचना विज्ञान कहते हैं, निम्न में से किसे मायोलॉजी कहते हैं। एबे सैदे रहेंगे, ऑप्शन फिक्स रहेंगे, ऊपर की संख्या बदलती रहेगी। प्रश्न पूछा जाता है अंग्रेजी में किसको, कि सब औतिकी विज्ञान किसे कहते हैं, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, मायोलॉजी, या इनमें से कोई नहीं। हिंदी को किस में पूछते हैं? अंग्रेजी में पूछते हैं। यही हिंदी से अंग्रेजी हम आपको यहाँ पर परिभाषित करके बताएंगे। और जो हमारा अभी बैच रन कर रहा है, आ जाइए। एक और चीज़ हमें क्लियर करनी है, जब हम लोग शिक्षण की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। आज तक आप ग्रेजुएशन तक जो शिक्षण करके आए थे वो आपका कौन सा शिक्षण था? अकादमिक। अकादमिक शिक्षण जब होता है तो वहाँ पर अंदर आने की आवश्यकता होती है तो टीचर से पूछना पड़ता है, बाहर जाने की आवश्यकता होती है तो टीचर से पूछना पड़ता है। ये जो डिग्री आप अब लेके आए हो ना, ये डिग्री अकादमिक नहीं है, ये कैसी है? व्यावसायिक डिग्री है। इसके ब्याप पे आपको एक प्रोफेशन चुनना है, वो प्रोफेशन है शारीरिक शिक्षक का। और जब आप व्यावसायिक शिक्षा में आ जाते हो तो वहाँ पर व्यक्ति को अपने व्यवसाय के लिए अकादमिक शिक्षा उद्देश्यपरक नहीं होती।
ये केवल आपको एक मनुष्य बनाती है। ग्रेजुएशन तक आप लोग एक साक्षर व्यक्ति हो गए, सब हाँ सबको डिग्री दे दी, सब ये क्या है, ग्रेजुएट है। व्यावसायिक शिक्षा में ग्रेजुएट के बाद कोई आईआईटी करता है, कोई जेईई करता है, कोई फिजिकल टीचर बनता है, कोई बीएड करके शिक्षक बनता है, कोई पशु परिचर बनता है, और अपने अपने क्षेत्र में। तो ये व्यावसायिक शिक्षा है। व्यावसायिक शिक्षा उद्देश्यपरक होती है, जिसमें विद्यार्थी को पता होता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब जीवन का उद्देश्य पता होता है तो आने और जाने की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। हमारे लिए आप चाहे अंदर आके बैठो और चाहे कुएं में जाके पढ़ो, सबको अपना उद्देश्य क्या है पता है। तो आपको अपना उद्देश्य पता है और उसी उद्देश्य के लिए आप एक मोटी खासी फीस देकर यहाँ पर बैठेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। हम लोग अकादमिक विषय नहीं पढ़ रहे, कौन सा विषय पढ़ रहे हैं, व्यावसायिक विषय पढ़ रहे हैं। इसलिए व्यावसायिक विषय के अंदर हमको अपना उद्देश्य पता है, हमने उद्देश्य अनुसार फीस दे दी। जिसको अपना उद्देश्य में पसंद आया वो फीस देकर रुक गया, और जिसको नहीं पसंद आया वो चला गया। तो जब विद्यार्थी को उद्देश्य पता है तो शिक्षक को टोका टोकी करने की आवश्यकता नहीं होती। तो आने के लिए और जाने के लिए आपको किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। मेरी तरफ से सेमिनार यहीं ख़त्म है। आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। जो बैच हम लोग चला रहे हैं, इसी बैच के पैरेलल कल से हम लोग फ्रेश बैच की यूनिट 1 से क्लासेस शुरू कर देंगे। जैसे ही ये बैच एक नए टॉपिक के ऊपर पहुंचेगा, जहां पर हमको लगेगा कि ये फ्रेश टॉपिक फ्रेश तरीके से पढ़ाना है, उस बैच की 2 क्लासें चलने लग जाएगी। वो इनके साथ भी बैठेंगे और रेस्ट ऑफ जो पार्ट चला है उसके लिए उनकी अलग से शिक्षण की क्लासें चलती रहेगी। ऑलरेडी हम लोग जयपुर में एक बैच को 2 या 3 दिन की क्लासेज में फिनिश कर देंगे। योगा की अंतिम यूनिट चल रही है। हम लोग जैसे अभी हमारे यहाँ बैच रनिंग में चल रहा है, और हमने यहाँ भी कहा, कुछ दिन पहले कहा, हमारे विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर क्लास का समय बढ़ाया जाए। मैंने उसी बैच के अंदर, अभी कल की बात है, कल मैं जयपुर ही था, वहाँ से आया था, 1:45 बजते के साथ ही बोला कि साहब अब पढ़ाना बंद कर दो, 5.5 6 घंटे में क्लासेस चलती है। तो मैंने कहा याद करो, जब जनवरी में तुम लोग आए थे तो मैंने क्या कहा था, शुरू में ऐसा लगता है कि शिक्षक धीरे धीरे पढ़ा रहा है, और लास्ट में ऐसा लगता है शिक्षक जल्दी जल्दी घास काट के जा रहा है। शुरू में विद्यार्थी को जल्दी होती है कि साहब जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। जैसे जैसे बैच खत्म आने लगता है तो विद्यार्थी पता क्या कहता है, सब स्लो करो स्लो करो स्लो करो। तो मैंने उनको एग्जाम्पल को आइडेंटिफाई करके बताया। हमने उस बैच के अंदर एक एक चीज़ को ये साबित करके बताया कि जो चीज़ हम कक्षा में बोलेंगे वो आपकी कॉपी के अंदर रिटर्न में लिखी हुई आएगी। और अभी हम लोग मनोरंजन को, खेल के सिद्धांतों को पूरा करके योग की तरफ चल रहे हैं। तो हमने उनको बताया कि देखो ये चीज़ हमने आपको यूनिट 1 में पढ़ाई थी, बिल्कुल याद आ गया। संज्ञानात्मक क्षेत्र, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, जीवन के अंदर सोचने वाला क्षेत्र। ऐसे करके एक एक चीज़ों को हमने करके और विस्तृत रूप से पढ़ाया है। यही काम हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। 13 सितंबर 2026 को आपकी भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है। 13 सितंबर 2026 में 3 प्रकार के विद्यार्थी कैटेगराइज हैं। 3 प्रकार के विद्यार्थी जो समय से पहले जाग जाते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, वो निश्चित समय से पहले अपने लक्ष्य के लिए 100% आशान्वित हो जाते हैं। जैसे हमारा जयपुर का बैच खत्म है और वो 100% कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, वो आपसे 1 साल आगे निकल चुके हैं। लगभग 50% विद्यार्थी समय से पहले जाग जाते हैं। 30% विद्यार्थी वो होते हैं जिनको लक्ष्य जब नज़र आता है, और जब लक्ष्य नज़र आता है तो हम लोग इसको एक ट्रेनिंग का नाम दे देते हैं, और ये ट्रेनिंग मोना फार्टलैक के नाम से जानी जाती है। फार्टलैक के 2 प्रकार होते हैं, उनमें से एक मोना फार्टलैक है। आपको बताया गया कि साहब सोचती गेट से आप दौड़ना शुरू करो, जैसे ही शनिश्चर जी का थान दिख जाए आपकी स्पीड को आप टॉप कर दो, जैसे ही शनिश्चर जी का थान चला जाए आपकी स्पीड को डाउन कर दो। इसको फार्टलैक ट्रेनिंग का एक प्रकार कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, मोना फार्टलैक। मोना फार्टलैक लड़की के नाम पर रखा गया। 30% विद्यार्थी ही जिस दिन विज्ञप्ति जारी होगी उस दिन नींद से जागेंगे। 20% विद्यार्थी उस दिन नींद से जागेंगे जब एग्जाम में मात्र कितने महीने रहेंगे। कैटेगराइज आपको करना है कि आप किस श्रेणी के अंदर है। सर्वाधिक सफलता के चांस इनके होते हैं, औसत सफलता के चांस इनके होते हैं। हमने एक बैच ऐसा भी पढ़ाया था 2018 की भर्ती में, जिनमें भर्ती में मात्र कितने दिन बाकी थे, 67 दिन, और मैं कुछ नहीं करता था, उसमें टाइम ही नहीं था। तो मैं जाके कि साहब समझाओ मत, तो आप तो लिखा दो बस। अरे तो लिखा तो पहले के नोट्स में पढ़ा नहीं, बोला आपके मुँह से बोल दो बस, लिखा दो। टाइम ही नहीं था, फिर भी वो लोग गए। हमने एक बैच शुरू किया था 2018 में 1 फरवरी को, और वो बैच खत्म हुआ था लगभग हमारा 29 मई को, और 29 मई तक 278 बच्चों का बैच था। प्योर एक कम्युनिटी बेस्ड था। 278 में से 238 बच्चे एक ही कम्युनिटी के एक साथ जूते के जोर पे लगे, समय से पहले जाग गए। 29 मई का दिन आया था, क्लास खत्म होने वाली थी।
हमने कहा कि भाई परसों आपका बैच पूरा हो जाएगा। तो साहब हम तो परेशान हो गए, भर्ती कब आएगी? देखिए मैंने कहा भर्ती ऐसे ही आती है, रात को सोते हैं, सुबह अखबार में आती है। उस टाइम हमारे पास ये ऐसा फ़ोन नहीं हुआ करता था, मेरे पास नोकिया 1100 वाला फ़ोन था, तो हमको पता नहीं था भाई व्हाट्सअप चलती है। तो मैंने कहा ऐसे ही होता है कि सब भर्ती रात को सोते हैं, सुबह पेपर पढ़ती है। बोले साहब ऐसे थोड़ी होता है। तो मैंने कहा ऐसे ही होता है, अब क्या पता कब आएगी, सरकार ने कह रखा है इतने में एक विद्यार्थी कोने से खड़ा, सब भर्ती आ गई। हमने सोचा बदमाश आदमी में बैठ जा भाई नीचे, फालतू बातें नहीं। इतने में दूसरा खड़ा हो, सब वास्तव में भर्ती आ गई, दिखाओ। हमने देखा तो वास्तव में भर्ती आ गई थी। दिन क्या था? 29 मई, और एग्ज़ाम किस दिन हुआ? 30 सितंबर। कितने महीने बाकी थे? मात्र 92 दिन। मात्र कितने? 92 दिन। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 120 दिन मान लो। और फिर भीड़ पड़ी। कल्पतरु सिनेमा में हज़ार बच्चों के, आनंद सिन्हा में 800 बच्चों के, एक मॉडर्न स्कूल थी 500 बच्चों के, भर गर्मी में बैच चल रहे हैं, हम भी पसीने से तरबतर और वो भी पसीने से तरबतर। फिर उनका भी हमने 120 दिन में लगभग 90 दिन में कर दिया, 1 महीने पहले लाके छोड़ दिया। फिर भी एक बैच ऐसा बना जो कितने महीने पहले बना? 2 महीने। पूरी फीस दे रहे हैं, और पूरी फीस देने के बाद इनमें से मात्र लगे 5-7, उनमें से लगे 500,000। तो आपको ये निर्धारित कर लेना है कि आपको कब नींद से जागना है और नौकरी के लिए कब तैयार होना है। लोग तो जाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि सभी इसी कोचिंग के ऊपर आएंगे। कोई दाएं जाएगा, कोई बाएं जाएगा, भटकेगा। विद्यार्थी को सामने लक्ष्य निर्धारित होता नहीं है, उसको तो लगता है कि साहब ये भी बेस्ट, वो भी बेस्ट। दूसरे की थाली में हमेशा घी कैसे दिखता है? ज़्यादा दिखता है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो समय से आइडेंटिफाई करो। भर्तियाँ इसी प्रकार चलती रहती हैं, टीचर्स आते रहते हैं। मैं तो 2022 के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर चुका था। वो तो क्या है कि जितेंद्र जी आए एक दिन जयपुर में, हम प्रताप यूनिवर्सिटी में थे, इनका व्यवहार मेरे को बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने जयपुर पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर मारवाड़ के लोगों की आई कि साहब यहाँ भी पढ़ाओ, यहाँ भी पढ़ाओ, तो हमने महीने 20 दिन से यहाँ भी पढ़ाना शुरू कर दिया। एक जगह चूज करी थी, वो थोड़ा दूर थी, आइसोलेट थी, जाने में विद्यार्थी को 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। यहाँ पर सामने बस से उतरो और आ जाओ, तो हमने क्या किया, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो ये हमारी आने वाली कार्य योजना रहेगी, जिसको हम आने वाले लगभग 5 से 6 महीने संपादित करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब आपके कोई प्रश्न है तो पूछ लो, बताइए। पानी है क्या? बोतल देना। आपके कोई प्रश्न है तो पूछ लो। वो दे दो छोटी बोतल। है भाई कोई प्रश्न? फीस वगैरह के बारे में, समय वगैरह के बारे में जितेंद्र जी बताएंगे। सब्जेक्ट के रिगार्डिंग यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे से पूछें। हमारा छोटा सा एक परिचय लगाते हैं, इन्होंने लगाया नहीं, आज नाराज़ हो गए। महेंद्र जी लगाओ, ताकि विद्यार्थियों को पता लग जाए, ताकि विद्यार्थियों को पता लग जाए कि साहब हम इतनी फ़ीस क्यों दें और इस कोचिंग में आपसे क्यों पढ़ें। आपने ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ दिया कि साहब आपके नाम पे ही हम पढ़ें। तो एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि सब अपनी शेखी बगाड़ना, लेकिन जीवन के अंदर जब आप लोग मेहनत करते हैं तो मेहनत करने के बाद कुछ मुकाम आते हैं, उन मुकामों को आप हासिल करते चले जाते हैं। यही आपका क्या कहलाता है? बायो डेटा। डेटा का मतलब आंकड़ा, जो आपने आंकड़ा उपलब्ध किया है। बायो का मतलब जीवन, तो जीवन के आंकड़े हैं कि आपने कब कब क्या क्या किया, उनको विद्यार्थी के सामने रखना पड़ता है, क्योंकि विद्यार्थी यहाँ पर क्या देता है? फीस। और जब वो फीस देता है तो फीस देने के बाद वो लाइबल बन जाता है। अच्छा, एक आध और आते हैं कि साहब किसी कोचिंग फेल करनी है तो वो माइंड डाइवर्ट करने के लिए, अरे नहीं रे इनकी तो फीस ज़्यादा है, अरे नहीं रे ये तो बेकार है, अरे नहीं रे यार ये तो लंबी चलने वाली कोचिंग है। तो देखो हर जगह कुछ न कुछ तो नेगेटिव लोग पाए जाते हैं। भगवान ने 5 उंगलियां भी बराबर नहीं बनाई, 5 उंगलियां बराबर नहीं बनाई, 4 उंगलियां 1 अंगूठा है। ऐसा भगवान ने क्या रखा कि साहब इनका नाम तो उंगलियां, इसका नाम अंगूठा। कोई ना कोई तो स्पेशलिटी होगी। इसकी स्पेशलिटी है ये चाहे जिस उंगली से जाके मिल लेता है, ये चाहे जिस उंगली से अकेला भी मिल लेता है और समूह में भी मिल लेता है। उंगली की औकात नहीं है इससे मिल के दिखा दे, करके देख लो। उंगली की औकात नहीं है अंगूठे से मिल जाए। अंगूठा ही किससे जाकर मिलता है? उंगलियों से। अकेले भी मिल सकता है और समूह में भी मिल सकता है। कृष्ण जी है, इसको कहते हैं ऑपोजिशन रिपीजिशन। किन्सियोलॉजी की भाषा में हमारे शरीर के अंदर अंगूठे की विशेषता। इसलिए बाकी 4 का नाम क्या है? उंगली। और एक कौन है? अंगूठा। ये कहलाता है ऑपोजिशन, ये कहलाता है रिपीजिशन। किन्सियोलॉजी में पढ़ेंगे आप लोग मूवमेंट्स को। हथेली को आकाश की तरफ ले जाना सुपिनेशन, जमीन की तरफ ले जाना प्रोनेशन। इसी हथेली की जब पोजीशन चेंज हो जाएगी तो इसको हमने भी कहा था प्रोनेशन और सुपिनेशन, यही यहाँ पर चेंज हो जाएगा इनवर्ड रोटेशन
आउटवर्ड रोटेशन, ये है कंधे का जोड़ और ये कौन सा जोड़ है, कोहनी का जोड़ है, और ये है उंगली और अंगूठे का जोड़। इसलिए हर जोड़ के ऊपर मूवमेंट का विशेष नाम इनवर्ड रोटेशन, आउटवर्ड रोटेशन। यहाँ कौन घूम रही है, कोहनी, सुपिनेशन, प्रोनेशन। यहाँ कौन काम कर रहा है, अंगूठा, ऑपोजिशन, रिपोजिशन। हर जोड़ के ऊपर नाम चेंज हो जाता है। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये हिंज जॉइंट है, और ये सैडल जॉइंट है। कौन से जॉइंट है, सैडल जॉइंट। इस प्रकार की कुछ चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे विशेष तौर पर आने वाले समय में। और दूसरी बात, जब लोग पढ़ेंगे, इसको भी मैं दिखा दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, हमारा एक विषय, इस विषय के अंदर यूनिट 1 जो क्या कहती है इसमें दर्शन शास्त्र भी है, इसमें समाज शास्त्र भी है, इसमें जीव शास्त्र भी है, और इसके अंदर मनोविज्ञान के आधार भी हैं। यूनिट 1 का दूसरा पोर्शन कहलाता है किन्सियोलॉजी। किसी भी एग्जाम में पीटीआई के अलावा आईएएस, आरएएस, फलाना ढिकड़ा, किसी में भी किन्सियोलॉजी को नहीं पढ़ाया जाता। इसी के साथ आता है बायोमैकेनिक्स। किसी भी आईएएस, आरएएस के एग्जाम में, कहीं भी टीचर वीचर के एग्जाम में मैकेनिक्स नहीं पढ़ाया जाता। हमारे ही अंदर आता है ओलंपिक्स और शारीरिक शिक्षा का इतिहास। किसी भी एग्जाम में ओलंपिक्स और इतिहास को नहीं पढ़ाते। बस अभी आरएएस 2018 के एग्जाम से एक छोटा सा पोर्शन शामिल किया है, योग और खेल, आरएएस मेंस में 500 बच्चों की बैच को हमने पढ़ाया था। आपके कुमार गौरव वहीं पर हमारे पास एज ए स्टूडेंट पढ़ा करते थे। और इसके बाद आता है खेल मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान पढ़ना हर शिक्षक के बूते की बात है, लेकिन हमने जब पिछली कोचिंग पर थे तो हमने बताया कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को सामान्य साइकोलॉजी वाला नहीं पढ़ा सकता, और हमने बताया किस प्रकार से स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर डिफ्रेंशिएशन है। कोई भी व्यक्ति टूर्नामेंट्स के बारे में किसी भी सिलेबस में नहीं पढ़ता है, चाहे वो पशु परिचय हो, फलाना ढीमका, सब कुछ हो, कहीं भी हो। और एक विषय जिसको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहते हैं, जिस व्यक्ति ने जीवन में एनआईएस नहीं करी और एनआईएस से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को नहीं पढ़ा, उसने चाहे कहीं, अब चाहे कोई कितने पढ़ा रहा हो, किसी भी कोचिंग के ऊपर आप चले जाना, 99% विद्यार्थी हमारे पास से पढ़े हुए हैं। किसी भी कोचिंग में, चाहे बगल में बैच चल रहा हो, वो भी मेरे पास से पढ़ा हुआ है। 2018 की भर्ती में, 2018 की भर्ती थी, यहाँ पर चलता था, पीछे एक है भवन है, उसका नाम मैं भूल गया, मंडप रेस्टोरेंट की गली के अंदर, नहीं, मंडप रेस्टोरेंट की गली के अंदर है, ऊपर चला करती थी हमारी क्लासें, ठीक है। और फिर एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ध्यान रखना, सामान्य शिक्षण के अंदर जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो होते हैं बीएससी, एमएससी, और उन्होंने पढ़ी होती है बायोलॉजी। हमारे यहाँ बायोलॉजी नहीं है, हमारे यहाँ क्या है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। इसको वही पढ़ सकता है जिसने एनाटॉमी फिजियोलॉजी को एनआईएस के अंदर पढ़ा हो। इसलिए बड़ी से बड़ी पीएचडी की हुई फैकल्टी आती है, डॉक्टर लगी हुई फैकल्टी आती है। हमने साबित करके बताया पिछली भर्ती के अंदर, जिस क्लास के अंदर हम घुस गए वहाँ पर एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाने वाला हमसे बेस्ट है ही नहीं, क्योंकि वो पढ़ाते हैं जीव विज्ञान और हम पढ़ाते हैं शरीर संरचना और कार्यकी विज्ञान। दोनों में दिन और रात का अंतर है। और फिर खेल और योग, ये तो अपना पार्ट है, मनोरंजन और योग। तो ये सारी चीज़ें हम लोग विशेष तौर से पढ़ेंगे। मैंने आपको बता दिया, 10-12 प्रश्न आपने पूछे थे, 10-12 प्रश्न अगर और ज़्यादा आपको मैं पूछ लूँगा डिप्रेशन में चले जाओगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि इसी प्रकार की उत्कृष्ट का तैयारी करने के लिए हम लोग आने वाले 5 से 6 महीने यहाँ समस्त रूप से, समग्र रूप से एक साथ मिलकर चलेंगे। ऑलरेडी हमारा एक बैच यहाँ पर रन कर रहा है, इसी क्लासरूम के अंदर रन कर रहा है, 2 से 7 उसका समय है। नया बैच क्या करेंगे हम लोग, उसका 1 घंटा पहले लेंगे और उसको 0 से पढ़ाना शुरू करेंगे। और जहाँ पर जिस यूनिट में हमको लगेगा कि इसको फ्रेश तरीके से इसमें मर्ज करना है, वहाँ उनको मर्ज कर देंगे। जयपुर के अंदर जो हमारा बैच है, पुराना बैच जो था 80-82 बच्चों का, वो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसी वीक के अंदर हम लोग ख़त्म कर देंगे। और फिर उसके बाद लगभग 100+ रजिस्ट्रेशन वहाँ हो चुके हैं। नया फ्रेश बैच हम शुरू करेंगे। पहले हम लोग रिकॉर्डेड क्लासेस देते थे, अभी शायद लाइव क्लासेस भी शुरू हो गए हैं। और जयपुर और जोधपुर दोनों जगह लाइव चल रहे हैं, या जयपुर वाला लाइव चल रहा है? यहाँ भी चलेगा तो बहुत अच्छी बात है। और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए बताइए। फीस वीस किसी कोई समस्या हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी को लगता हो कि साहब मेरी आर्थिक परिस्थिति खराब है, लेकिन ध्यान रखना, झूठ मत बोलना। झूठ बोलोगे तो सरस्वती माता आपको दंड देगी। जिसकी स्थिति अच्छी है और वो शाम को 500-700 खर्च कर देता है, यहाँ 1000 रुपये के लिए हाथ गिड़गिड़ाएगा, उसको श्राप लगेगा। ऐसा कोई व्यक्ति झूठ बोल कर ना है। यदि किसी की आर्थिक स्थिति गड़बड़ है तो जितेंद्र जी कहाँ है, इनको करवा देना। जो भी है 2, 4, 5, 10%, 20% देख लेना।
फीस वगैरह के बारे में आप इनसे बात करना। और कोई प्रश्न आपका हो तो मुझको बताओ। फर्स्ट पेपर की टीम बहुत तगड़ी टीम है, जयपुर में भी हमारी बहुत तगड़ी टीम है। अभी एक गधों के मेले के बारे में बहुत ज़बरदस्त लॉजिक उन्होंने पकड़ कर लाए थे। और साइकोलॉजी की फैकल्टी बहुत शानदार फैकल्टी है, मैंने खुद उनकी कई वीडियोस देखे। जयपुर में हम लोग पुराने एमिनेंट स्पोर्ट्स कोचेज़ को लेकर आ रहे हैं, कुश्ती पढ़ाने वाले हैं, एथलेटिक्स पढ़ाने वाले हैं, इस तरह से ला रहे हैं। यहाँ पर भी हम इसी प्रकार का इनोवेशन करेंगे ताकि स्पेसिफिक गेम का प्रत्येक स्पेसिफिक पर्सन आपके बीच में आए और उसको पढ़ाए। और आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बाकी ये संक्षिप्त मेरा छोटा सा एक परिचय है। मैंने थर्ड ग्रेड पीटीआई के रूप में जीवन को शुरू किया था, फिर केवीएस में 2010 में मेरा सिलेक्शन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, राजस्थान सेकंड ग्रेड पीटीआई सिलेक्शन में ज्वाइन नहीं किया। मैं स्पोर्ट्स काउंसिल के अंदर 2012 में आया, फिर मैं फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी टॉप कर 16 महीने के लिए फिजिकल कॉलेज गया, लेकिन फिर मेरे को नौकरी पसंद नहीं आई, तो वापस मैं छोड़कर कौन से विभाग में आ गया, क्रीड़ा परिषद के अंदर। और अभी क्रीड़ा परिषद के अंदर ही मैं पदस्थापित हूँ। और हमने एजुकेशन के अंदर कुछ इस प्रकार के काम किए जिससे हमको कहीं बेस्ट एंड कहीं टॉपर इस प्रकार का दर्जा दिया गया। सिंपली मैं बीपीएड हूँ क्योंकि मैं एमपीएड कर नहीं पाया, और इस बात का मुझे कोई भी शर्म नहीं है कि साहब मैं बीपीएड हूँ। बड़े बड़े एमपीएड वालों के मैं घुटने टिकाने में सक्षम हूँ, चाहे कोई कितना ही तगड़ा हो। साइकोलॉजी की क्लास के बारे में बताएं सर, कौन लेगा? सर लेंगे, आए प्लीज़ ऊपर आए। बता दिया तो फिर मेरे से क्या पूछना चाह रहे हो? आओ। साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मैं पढ़ाऊंगा, फर्स्ट पेपर की साइकोलॉजी सर पढ़ाएंगे, है ना। और कोई प्रश्न पूछिए, बिना डरे पूछो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये व्यक्तिगत विषय है, इन चीज़ों को अपन यहाँ पर डिस्कस ना करें तो बेहतर ना हो, क्योंकि जब मैंने 2018 की भर्ती में पढ़ाया था, वहाँ से क्या है कि उस कोचिंग के अंदर विद्रोह हो गया। सभी बच्चों ने फिर एप्लीकेशन लिख के दे दी कि साहब हमको इनसे नहीं पढ़ना। एक बैच के अंदर किंसियोलॉजी पढ़ाई थी, उस बैच ने जब विद्रोह किया तो मुझे वहाँ कर जाकर पढ़ाना पड़ा। तो उसके बाद सभी बैचेज ने कहा कि साहब हमको पढ़ना ही नहीं है, जिससे क्या हुआ, कोचिंग के अंदर के आगे दरार आ गई। फिर उसके बाद 2022 में मुझको मजबूरी में पढ़ाना पड़ा पूरे के पूरा पेपर। वर्तमान में मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास 4 महीने पहले फ़ोन आया था कि मैं 1 घंटा दे सकता हूँ, या ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे दे सकता हूँ, 2 घंटे, इससे ज़्यादा हम दे सकते हैं, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जुड़ा हूँ। लेकिन जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं उन लोगों को आप पूछ सकते हैं, उनके अंदर होल सोल परिवर्तन आया है। होल सोल, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आप जब बात करते हैं तो आप ये मान के चलिएगा, एक बार जयपुर के बैच से एक्सपीरियंस लेना, या पीछे पड़े हुए विद्यार्थियों से। आप जब यहाँ आएंगे और जब यहाँ जाएंगे तो आप जीवन में खुद ये कहेंगे कि जो हमने फ़ीस दी थी, ये फ़ीस हमने बहुत सही दी थी, और धन्यवाद देकर जाएंगे। एक नहीं है, कम से कम 30,000 पीटीआईओ को हम हमारे माध्यम से नौकरी लगवा चुके हैं। माध्यम इसलिए क्योंकि आप लोग पैसा देते हो, लेकिन हम अपने उस पैसे के बदले आपको 100% से ऊपर जाकर देते हैं। और हमारा उद्देश्य एक ही है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। इसलिए जितना ज़्यादा आप ज्ञान दे सको, हम तो दबा के सिखाते हैं। यहाँ पर चाहे झंडा बांधना हो, चाहे डंडा फहराना हो, चाहे डंडा लहराना हो, चाहे कोई भी काम हो, उसमें हम परफेक्शन देके जाते हैं। इसी कारण कहीं चले जाओ, किसी भी ज़िले के अंदर, आप उनसे पूछ लेना कि आपने कोचिंग कहाँ से ली है, चाहे वो मेरे पास यूट्यूब से पढ़ाओ, चाहे कहीं से पढ़ाओ। अब 10 में से एक तो ऐसा हो गई तीतर का भी, जो ये कहेगा है उसको तो कुछ आता ही नहीं, तो 5 उंगली बराबर है ही नहीं। तो आप ये निश्चिंत रहिए, जहाँ भी आप पढ़ें वहाँ पर आपको सर्वश्रेष्ठ दिया जाएगा। और आप अगली भर्ती में से, जैसे जयपुर के बैच में हमारे पास 2 लड़के हैं, जयपुर के बैच में वो टॉप 10 में आएंगे, मैंने लिख के दे दिया है, वो दोनों लड़के टॉप 10 में आएंगे। कोई भी प्रश्न पूछ लो, हो सकता है 10 सेकंड लेट हो जाए, लेकिन उत्तर आता है, क्योंकि एट ए टाइम तो सारी चीज़ याद रह नहीं सकती। तो हम जब पूछते हैं कि भाई ये चीज़ आपने सिलेबस में कहाँ पढ़ी, तो जयपुर के बैच में हमारे 2 लड़के हैं जिनको मैं लिख के दे रहा हूँ, नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन वो टॉप 10 में आएंगे। और एक लड़की है जो टॉप 50 के अंदर आएगी। इस स्तर पर वो लोग पहुँच चुके हैं। चलती क्लास में हम लोग यदि कोई भी पढ़ाया हुआ चीज़ हम लोग यहाँ भी पूछते हैं। अभी जैसे जैसे बैच आगे चलेगा तो श्रेष्ठ विद्यार्थी वो होता है जिसने कोई चीज़ पीछे पढ़ी हो और उसका रेफरेंस आगे किसी यूनिट में आ जाए और अपन पूछ लें और उसके बारे में उसको याद रहे, वो श्रेष्ठ विद्यार्थी होता है। ऐसे 3 श्रेष्ठ विद्यार्थी हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं हमारे जयपुर के बैच में। 2 लड़के हैं, वो तो लिख के लेना टॉप 10 में आएगा, लड़की है वो टॉप 50 में आएगी ही आएगी। लेकिन अब जब बैच खत्म हो जाएगा उसके बाद एग्जाम में अभी 11-12 महीने वो लगातार रहते हैं कि नहीं रहते, ये निर्णय करेगा। और कोई बात हो तो पूछिए जी। कह रहे हैं 2800 के आसपास सेकंड थर्ड ग्रेड दोनों मिला के आएंगी, कह रहे हैं, नॉट श्योर। बहुत है। और क्या लोग हैं इसमें? 28,000 लोग हैं। 2800 तो 2000 प्लस ही होते हैं।
भाई वो तो अनुमान है, अपन तुक्का लगा सकते हैं, अपने अपने से पूछ के थोड़ी कर रहे हैं कि वो। हाँ, ये हो सकता है कि जो 2200 लोगों को नौकरी से निकाला है, यदि सरकार चाहे तो ये 2200 पद उसमें बढ़ा सकती है। जैसे 2022 में हम लोग क्लास ले रहे थे 80 फीट के ऊपर, और हमारा एक बैच था 280 बच्चों का, तो उन्होंने हमसे एक रिक्वेस्ट करी कि साहब आज हमको क्या है कि शिक्षा मंत्री जी घर जाना, एक आह्वान किया है, तो साहब हमको चलती क्लास को ऑफ कर दो। हमको किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम 100% देते थे। हमने चलती क्लास बंद कर दी। पोस्ट आई थी शायद 1800 के आसपास या कुछ ऐसे, 1050, और जब विद्यार्थी गए 1 महीने बाद पोस्ट बढ़ के होगी 5400 या 5500 चलते बैच में। हमने छुट्टी करी थी, दिल से धन्यवाद दिया था विद्यार्थियों ने कि साहब, और कहा कई कोचिंग वालों ने कि आज अगर ये उस कोचिंग की छुट्टी नहीं करते तो इतने लार्ज स्केल पे विद्यार्थी नहीं आते। 5 गुना पोस्टें बढ़ गई थी। वो तो विद्यार्थी के ऊपर निर्भर करता है, बेरोजगार जोर कितना लगाता है। बेरोजगार जोर लगाएगा तो सरकार पोस्टें बढ़ा भी सकती है, घटा नहीं सकती। लेकिन अनुमान है ऐसा जो सुनने में आया है 2800 के आसपास सेकंड गेट थर्ड गेट दोनों मिलाकर है। इसमें प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। समय बहुत कम है, क्योंकि समय इसलिए कम है 13 सितंबर 2026 की डेट जो है फिक्स है। सरकार ने आपको 1 साल पहले अल्टीमेटम दे दिया कि आप नींद में उतरे ना। फिर भी कोई भी पेपर आ जाए, पीटीआई का मैंने ऐसा आज तक कोई पेपर नहीं देगा, 15 साल से पढ़ रहा हूँ, जिसमें लास्ट में एप्लीकेशन नहीं देगी साहब भाई डेट बढ़ा दो। पहले तो कहते हैं एग्जाम जल्दी करा दो, जैसे ही एग्जाम पास आता है एप्लीकेशन लिख लिख के देते हैं कि साहब हमारी डेट को आगे बढ़ा दो। हर भर्ती में मैं देता हूँ, और स्पेशली फिजिकल टीचर के बैच के अंदर, क्योंकि हम लोग एक विशिष्ट प्रकार के प्राणी हैं जिनका नाम है असंतुष्ट प्राणी। हम जीवन में किसी से संतुष्ट नहीं होते। और कोई प्रश्न तो पूछो, नहीं तो आपका काफ़ी समय यहाँ चला गया, सेमिनार को बंद करेंगे। बताएं। सर, आपका 60 दिन में कितनी क्लास सेकंड पेपर की लगेगी और ये सेकंड पेपर कितने टाइम में पूरा हो जाएगा? 6 महीने। 6 महीने में सैटरडे संडे हमारी क्लासेस जयपुर होती है, वहाँ 6 घंटे प्रतिदिन क्लास चलती है। चूँकि यहाँ 5 दिन क्लास होती है। आधार निर्माण की एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। शुरुआत में बहुत सरलता के साथ, बहुत कम स्पीड के साथ, और अंत में कॉम्प्लेक्स बहुत तेज़ी के साथ टूर्नामेंट को हम लोग पढ़ेंगे। टूर्नामेंट के जब हम बात करते हैं, एक प्रतियोगिता को तैयार करने के लिए साल भर को व्यवस्थित पद्धति में निर्धारित किया जाता है, जिसको कहते हैं पीरियडाइजेशन। पीरियडाइजेशन की 3 फेज होती हैं, एक तैयारी काल, एक प्रतियोगिता काल और एक संक्रमण काल। तैयारी काल बहुत लंबा होता है और बहुत धीमा होता है, और वही खिलाड़ी के आधार को निर्माण करता है। प्रतियोगिता काल बहुत छोटा सा होता है। आपका प्रतियोगिता काल केवल 13 सितंबर के 8 घंटे हैं। सुबह 10 से 12 का एग्ज़ाम, उससे 1 घंटा पहले आप एग्ज़ाम में जाओगे, और 2 घंटे का वेग, और फिर 2 से 4 का एग्ज़ाम। बस आपका प्रतियोगिता काल कितने दिन का है? 8 घंटे का। तैयारी काल कितने दिन का है? 6 से 8 महीने का। जब हम प्रतियोगिता को पढ़ेंगे, पीरियडाइजेशन को पढ़ेंगे, वहाँ एक एक चीज़ आपके सामने आएगी, किस प्रकार से आप टूर्नामेंट की तरह के पीरियडाइजेशन को अपनी शिक्षण में अपनाएंगे। और कोई प्रश्न बताइए। तो ठीक है, फिर यदि आपका कोई प्रश्न नहीं है तो जितेंद्र जी को बुला लो, सहसम्मान हम इस सेमिनार को समाप्त करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बारे में, फ़ीस के बारे में आपको मैनेजमेंट बता देगा, ये इनका विषय है। किसी की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो बहुत ज़्यादा तो ही बताना, उसके लिए विशेष प्रयास करेंगे। अदरवाइज़ कोचिंग का एक बहुत बड़ा खर्चा होता है, जिसमें उनको लाइट, पानी, बिजली, रेंट का किराया, बाकी सब कुछ, मार्केटिंग, पब्लिशिंग, प्रचार प्रसार। तो इनके पास अगर आप मान लो कल्पना करो कि 1 लाख कमाता है, तो 1 लाख में से ये कितना बचाते हैं? 15,000 रुपये। 85,000 उसके इनके सब किस पे हो जाते हैं? खर्च हो जाते हैं। अपने को दूर से, हाँ, बड़ी कोचिंगों के पास क्या होता है, बल्क में आते हैं। तो बल्क में आते हैं तो होता क्या, जैसे 1000 बच्चे हमने कल्पतरू पढ़ाए थे, 1000 को आप मल्टीप्लाई कर लो, एवरेज 10,000 से, 1000 को 10,000 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बैच से फीस कितनी होगी? 1 करोड़। उनके पास बड़ा बचता है। छोटी कोचिंगों का अपना एक अस्तित्व होता है जो मार्केट में आपके लिए। और ये तो धन्यवाद दो आप जितेंद्र जी का, हम तो इतना ओवरलोड हो चुके थे पिछली भर्तियों तक पढ़ा के 6-7 महीने तक लगातार 10-10 घंटे यहाँ पे। ऐसे लगता था जैसे बार बार क्या बज रहा है? हथौड़ा। नींद में भी ऐसा लगता था कि क्लास में खड़े हुए हैं। तो और कोई प्रश्न हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको जितेंद्र जी एड्रेस करेंगे। कोई और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। फीस के रिगार्डिंग, बाकी सब के रिगार्डिंग आप इनसे पूछे, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मेरे से पूछे। फर्स्ट बैकर की फैकल्टी हमारी बहुत एमिनेंट है, ये सब पहले पूर्ववर्ती बड़ी कोचिंग्स के अंदर पढ़ा के आ चुकी है। मैंने आपको पहले बताया कि हमारे कुछ व्यक्तिगत विषय होते हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने सम्मान के साथ कई बार समझौता नहीं करते, तो हमको छोड़ना पड़ता है। अब जैसे हम तो है ऑलरेडी, मैं तो सरकारी नौकरी में, तो मेरे को तो आवश्यकता भी नहीं है। मेरी मिसेज भी सरकारी नौकरी में सेकंड ग्रेड फिजिकल टीचर है। तो हम तो केवल इसलिए कि बस ये आए थे, इन्होंने कहा कि साहब बच्चों की डिमांड है, आपको आना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, तो फिर मैं आ गया था। अदरवाइज़ मैं तो साइलेंट मोड पे चला गया था। मैंने कहा अब आराम करना है, ज़िंदगी में सोना है। लेकिन अब इन्होंने नींद से जगा दिया तो फिर मैदान में उतर गए, और मैदान में उतर गए, फिर उतर गए तो अपने को हारना आता नहीं है।
हमारे बाप ने जब उनको पैदा किया था तो उसने कहा था कि मैं मर्द पैदा कर रहा हूँ, तो हमने वादा किया था कि हम कायर के रूप में नहीं मरेंगे। किसके रूप में मरेंगे? मर्द के रूप में मरेंगे। और मर्द के सीने में दर्द नहीं होता, पैरों में होता है। बच्चे डिमांड कर रहे थे कि वीकली 1 क्लास आपकी MCQ की होगी। सब कर देंगे। ये जब पढ़ेंगे, मैं आपके रजिस्टर में से आपको MCQ बता दूंगा। हमारे पीछे के बैठे हैं ना, देखो कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां। बताओ MCQ मैंने बताया तुम्हारे कैसे बनते हैं रजिस्टर में, सब बता दिए। अभी जब इनसे पढ़ोगे ना और अपने लेवल को इनसे आंक लेना, आपके रजिस्टर में से ही आप खुद प्रश्न बना जाओगे। हमने बड़ी कोचिंगों पर हमसे पढ़े हुए 20 विद्यार्थियों को केवल प्रश्न बनाने के लिए तैयार कर दिया, इतना उनका लेवल अप हो गया। और कुछ तो ऐसे हो गए, क्योंकि जब आप लगातार एक ही विषय के ऊपर काम करते हो तो आप परफेक्ट हो जाते हो। इसलिए 1-2 विद्यार्थी तो इतने उत्कृष्ट स्तर के हो गए कि मैं भी उनमें से कमी नहीं निकाल पाता था। तो और कोई प्रश्न हो तो बताओ। MCQ आपको खुद को ही बनाना सिखा देंगे हम। आपके रजिस्टर में जब आप लिखोगे तो आपको लाइनर मेथड से पढ़ाएंगे, वो पैराग्राफिक मेथड नहीं होगा। लाइनर मेथड में प्रत्येक लाइन के अंदर एक प्रश्न बनता है, और ये आप हमारे विद्यार्थी 2, 4, 5 बैठे हुए, इनसे पूछ लेना, इनके नोट्स को खोल के देख लेना। ये आपको बताएंगे कि देखो इसमें से 3 यथा संभावित प्रश्न कैसे बन सकते हैं। जैसे कल हम लोग जयपुर के अंदर पढ़ा रहे थे, तो हम लोग खेल के सिद्धांत को खत्म कर रहे थे। तो वहाँ खेल के सिद्धांत में 2 लाइन आई थी। उस 2 लाइन में मैंने बताया कि देखो इसमें से 7 प्रश्न कैसे बनते हैं, और ये सब शिक्षा का एक भाग होता है। खाली MCQ से कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। सारी दुनिया बता देगी कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है, लेकिन सारी दुनिया ये नहीं बता पाएगी कि शिक्षण की तकनीक का प्रथम चरण कौन सा होता है। यहाँ आने से पहले मैंने पूछा कि कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, बताया गया कि सब 50-55, इसको कहते हैं पूर्वानुमान। मैंने पूछा कि बॉयज़ कितने और गर्ल्स कितने हैं, कि सब बॉयज़ इतने और गर्ल्स इतने हैं। मैंने बताया कि सीरियस लगने वाले कितने और नॉन सीरियस कितने हैं, क्योंकि इसमें 10-20% लोग, 12-15 लोगों का उद्देश्य केवल आज आके बैठना होगा। उनका कोचिंग से कोई लेना देना नहीं है, कोचिंग से उनका कोई लेना देना नहीं हो। घर जाएंगे कहेंगे यार आनंद आ गया, 3 घंटे की पिक्चर देख के आए, क्योंकि हम 15-16 साल से पढ़ा रहे हैं ना। तो फिर मैंने इस क्लास के अंदर एंट्री ली। इसको कहते हैं शिक्षण की तकनीक का प्रथम चरण, जिसको कहते हैं पूर्वानुमान। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हम लोग आपको कंसेप्ट क्लियरिंग बेस के आधार पर यहाँ पर पढ़ाना शुरू करेंगे। और कोई प्रश्न हो तो बताएं। तो ठीक है जितेंद्र जी, मेरी तरफ से सेमिनार ओवर है, आप टेक ओवर करें और मेरे को अनुमति दें, मैं जाऊँ। ठीक। और हमारी कल रेगुलर क्लास रहेगी जोधपुर वाले बैच की। ठीक है, इनका टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ाना शुरू कर देंगे, और उसके लिए मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। आप लोग 2 बजे से पहले आ सकते हैं या क्या बोलो? अब आती मैं सभी लोग सामूहिक रूप से कल तो एक बार अपने 1 घंटे रखेंगे, उसके बाद अगर 2 बजे से पहले आ सकते हैं तो फिर इसको थोड़ा सा प्लान करके इसको थोड़ा सा, क्योंकि अभी इस फेज़ में आ चुके हैं जहाँ पर हम इनको ले जाना चाह रहे थे, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लोड देने की 2 विधियाँ होती हैं, एक स्टेप विधि और एक लीनियर विधि। स्टेप विधि में हर सेशन में लोड को बढ़ाया जाता है, हर सेशन के अंदर लोड बढ़ाने से विद्यार्थी परेशान हो जाता है। दूसरी विधि होती है लीनियर विधि, जिसके अंदर 2 से 3 दिन एक जैसा लोड रखते हैं, फिर 3 दिन बाद लोड बढ़ाते हैं, फिर 3 दिन एक जैसा रखते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे जब विषय आएगा तो उसके अंदर बहुत विषय विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। और किसी का शंका समाधान हो तो पुराने पढ़े हुए विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं। जयपुर में जो हमारा बैच चल रहा है पूछ सकते हैं। जयपुर में भी कोई बैच नहीं चल रहा, केवल एक ही बैच चल रहा है, किसका? स्मार्ट स्टडी का। और किसी का सेकंड पेपर का बैच नहीं चल रहा। और आने वाले समय में हम लोग वहाँ पर एक छत्र राज्य करेंगे, उस स्तर पर जाके हम लोग पढ़ाएंगे। कौन सा राज? एक छत्र राज करेंगे, बैच बनने नहीं देंगे। और यहाँ भी हम लोग मजबूर कर देंगे, जो लोग अदर कोचिंग में पढ़ रहे हैं ना, वो यहाँ पे 50% फीस दे के आएंगे और 50% फीस देकर हमारे पास जुड़ेंगे। ऐसे 1000 बच्चे मैं आपको बता दूंगा आने वाले भविष्य में। जब वो कंपेयर करेंगे हमारे विद्यार्थियों से खुद के स्तर को, तो आएंगे फिर हमारे कोचिंग के पास और कहेंगे कि साहब मेरे से गलती होगी, मैंने वो फलानी फीस दे दी। उनको हम कितनी % फीस रिबेट दे रहे हैं? 50%, 1% और कर देना, 49 कर देना। ठीक है, तो मेरी तरफ से आपको अनुमति हो। घर पे मेरी घरवाली इंतजार कर रही है। ठीक है, बच्चे भी खिलाने हैं। जाऊँ मैं? ओके।